बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं P9। हमारा जो उसका लेक्चर 1 है, P9 L1 है, और इसमें जो हमारे पास यूनिट शामिल है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, ये भी एक छोटा यूनिट है, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, इसमें कुछ 15 के आर्टिकल हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है, फैराडे लॉ है, लेंज़ेस लॉ है और ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये चैप्टर 15 में से हैं। और चैप्टर 16 में से बेसिक डेफिनेशंस हैं किसकी, अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है। तो छोटा सा ये यूनिट है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, फैराडे लॉ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। इसी की डेफिनेशन को लेके चलते हैं हम कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जी। व्हेन अ कंडक्टर मूव अक्रॉस a magnetic field, an EMF is induced in conductor this phenomena is called electromagnetic इंडक्शन। इसे हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब किसी कंडक्टर को हम मूव कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में से, या कंडक्टर या सर्किट के क्रॉस क्या चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाती है जो कि क्या प्रोड्यूस कर देती है, इंड्यूस करंट। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है चार्ज का बगैर किसी बॉडी को टच किए उस बॉडी में क्या इंड्यूस कर देना, चार्ज। मैग्नेट का बगैर किसी कंडक्टर को टच किए उसमें क्या इंड्यूस कर देना, ईएमएफ, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास डिफरेंट वेज हैं क्या इंड्यूस करने के, ईएमएफ इंड्यूस करने के किसी भी सर्किट में, किसी कंडक्टर में। तो टेक्निक्स कह लें या वेज कह लें, आप क्या कह लें जी, वेज कह लें टू इंड्यूस एन ईएमएफ। एक ईएमएफ को इंड्यूस करने के जो डिफरेंट वेज हैं वो अगर बात कर लें, या मुख्तलिफ हम मसलन सपोज मेरे पास बच्चों ये एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ठीक है, और इधर क्या है, इसके साउथ पोल है, और ये बीच में मैंने क्या एक प्लेस कर दिया है, ये मैंने एक बीच में कॉइल प्लेस कर दिया। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किधर बेटे डायरेक्टेड होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ अगर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा दें यहाँ पे, तो क्या होगा, जैसे ही इस कॉइल को हम अंदर बाहर इंसर्ट आउट इन करेंगे तो क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। वो डिफ्लेक्शन क्या शो करेगी कि इसमें क्या इंड्यूस हो गई है, ईएमएफ, और जिसके रिजल्ट में इसमें क्या चल रहा है, अब इंड्यूस करंट चल रहा है। अच्छा, अब करंट की अगर हम बात करें तो वी इंड्यूस करंट की अगर हम बात करें तो बच्चों V इज इक्वल टू किसके होता है, आई आर के। ओके, यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू आई आर, और ये कांस्टेंट होती है, क्या होती है ये कांस्टेंट होती है, इज इक्वल टू आई आर। इट मीन्स कि आप इस कॉइल की रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बट ये कांस्टेंट रहेगा। सो ईएमएफ जो है ये आई और आर पे डिपेंड नहीं करती। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन आई एंड आर, ये आई और आर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगी, ईएमएफ जो है ये डिपेंड करेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये डिपेंड करेगी किस पे, ये डिपेंड करती है जी किस पे, ये डिपेंड करेगी किस पे जी, ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। टर्न्स जो कॉइल की आ रही हैं उस पे। ये डिपेंड कर सकती है जी किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, कि फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा कर देंगे आप तो ये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड कर सकती है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड कह लें या फ्लक्स कह लें। ठीक है जी, ओके। तो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, इस पे नहीं डिपेंड कर सकती। अच्छा, ये ऑलवेज प्रेजेंट होगी, ऑलवेज प्रेजेंट whether a circuit is closed or open, flux change is compulsory। फ्लक्स चेंज कंपलसरी है, सर्किट ओपन हो या क्लोज। मसलन सपोज मैंने ये एक कॉपर रॉड है, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूँ, कोई इसके दोनों एंड ओपन है, इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, करंट नहीं चलेगा। करंट चलने के लिए सर्किट का क्लोज होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखें आगे कहता है कि जो इंड्यूस करंट है, इसमें ये जो बेटे इंड्यूस करंट है ना, दिस इंड्यूस करंट जो है ये डिपेंड करता है किस पे, ऑन रेजिस्टेंस एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। मतलब ये कॉइल कॉपर का है, ये कॉइल आयरन का है, ये कॉइल किसका है, एल्युमिनियम का है। इसमें जो ईएमएफ आनी है वो सिर्फ इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, बट जो इसमें करंट आना है वो कंडक्टर की नेचर पे डिपेंड करेगा। कंडक्टर की मतलब एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस कम है, आयरन की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो एल्युमिनियम में करंट ज़्यादा होगा, आयरन में कम, बट ईएमएफ दोनों में क्या होगी, सेम। फिर आप कहेंगे करंट कैसे चेंज हो गया, भाई उनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट डिपेंड ऑन दीज पैरामीटर्स। ठीक है, इन पैरामीटर्स पे इसकी डिपेंडेंस है। ओके हो गया जी। चलें अब और कोई एक आध मेथड देखते हैं जिसमें हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं ईएमएफ को। सपोज मेरे पास ये एक सर्कुलर कॉइल है, और ये क्या लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है जी, और हमने क्या किया है, यहाँ पे एक मैग्नेट ले लिया, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है जी, साउथ पोल। अब आपको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और ये किस तरफ को मूव करती हैं, फाइनली किधर जाती हैं, ये साउथ की तरफ जाती हैं। यहाँ से टर्न करके क्या करेंगी, ये लाइंस ऐसे मूव करके वापस किधर आएंगी, साउथ की तरफ। अब अगर ये मैग्नेट आप मूव करवा रहे हैं टूवर्ड दिस कॉइल, तो जैसे ही ये कॉइल की तरफ जाएगा तो कॉइल में से फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ। कॉइल क्लोज है तो इसमें क्या चलना शुरू हो जाएगा, करंट। बैक लेके आएंगे, अगेन फ्लक्स उसमें चेंज होगा। फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज, फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज का जो रेट है उस पर डिपेंड करेगी ईएमएफ। मसलन सपोज मैं कहता हूँ, आप कहते हैं जी फ्लक्स का रेट ये है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, विच इज़ आल्सो नोन एज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चले मैं इसको साथ ही क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको अगर लिखें तो ये लिखा जाता है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जी हमारे पास क्या है, फैराडे लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। Average induced EMF in any coil is circuit is always equals to n time of rate of change of flux through that coil। अब फ्लक्स जो है ये अभी हम पढ़ेंगे इसको मजीद डिटेल में, तो ये इक्वल होता है किसके, बेटे डेल्टा में इधर रहने देता हूँ, ये किसके इक्वल होता है, बी ए कॉस थीटा के। तो डेल्टा टी आ गया,
और ये बच्चे एन आ गया, तो इसको हम डेल्टा को आप देख सकते हैं, डेल्टा ऐसे भी आ सकता है, बी ए के साथ भी आ सकता है, कॉस थीटा है, ठीक है, ओवर डेल्टा टी। अगर थीटा आपके पास 1 आ जाता है तो ये फार्मूला आपका ये भी बन सकता है। अब ये जो है यानी कि फ्लक्स में चेंज बी की वजह से भी आ सकती है, ए की वजह से भी आ सकती है, थीटा वेरिएशन की वजह से भी आ सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास फैराडे लॉ के। और नेगेटिव साइन क्या कहता है? नेगेटिव साइन कहता है जी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। ये नेगेटिव साइन बताएगा जो कॉज इसे प्रोड्यूस करेगा ना, ये ईएमएफ उसे क्या करेगी? अपोज करेगी। अब फॉर एग्जांपल इसी में अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप करंट बताएं जी, फैराडे लॉ से हम क्या निकालते हैं? मसलन ये जब हम इसकी तरफ मूव करेंगे तो फ्लक्स चेंज आएगी ना, ऑब्वियसली आएगी। तो रिजल्ट में इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगी? ईएमएफ। अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन मैग्नेट मूव्स टूवर्ड, व्हेन मैग्नेट मूव्स टूवर्ड्स कॉइल, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जो है जी वो क्या है? फ्लक्स रेट ऑफ चेंज क्या है जी उस वक्त? डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। फ्लक्स क्या कर रहा है? फ्लक्स इज गोइंग टू इंक्रीज, गोइंग टू इंक्रीज। फ्लक्स क्या कर रहा है जी? इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अच्छा, जब ये बैक मूव करेगा, व्हेन कॉइल मूव्स अवे विद सेम स्पीड, उसी स्पीड से वापस जा रहा है पीछे, तो फिर क्या होगा भाई? फ्लक्स चेंज तो स्पीड पे डिपेंड करना ना, कितनी स्पीड से आप जा रहे हो, कितनी स्पीड से वापस आ रहे हो। नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट टाइम जो उसमें से चेंज हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगी? इसकी स्पीड पे, ठीक है। तो वापस आएंगे तो वो उतनी लाइंस क्या होंगी? डिक्रीज करेंगी। टूवर्ड जाएंगे तो क्या करेंगी? इंक्रीज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या रहेगी? सेम। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या रहेगी? सेम। बस चेंज होगा तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है जी। क्या बोलेंगे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ रिमेन सेम बट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी ऑपोजिट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बच्चों क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। मतलब ऐसे जाएंगे तो मे बी इसमें क्लॉकवाइज चले, वापस आएंगे तो मे बी इसमें क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बट उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हर चीज क्या रहेगी? सेम। अगर टूवर्ड मूविंग स्पीड और अवे मूविंग स्पीड क्या है? सेम है। चेंज इन फ्लक्स क्या है? सेम है। सो चेंज इन फ्लक्स सेम है तो ईएमएफ सेम रहेगी, करंट सेम रहेगा। लेकिन उस चेंज इन फ्लक्स की डायरेक्शन इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स चेंज या डिक्रीज कर रहा है, ये डिसाइड करेगा करंट की डायरेक्शन के बारे में, ओके। इसे हम पढ़ेंगे भी लेंज़ लॉ में आगे। ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो डायरेक्शन है करंट की वो किस तरफ को निकलेगी, ओके। तो हमारी बुक ने मुख्तलिफ मेथड लिखे हुए हैं इसको इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने के, किस किस तरीके से ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये पेज नंबर 83 पे भी है, 82 पे भी है। उन मेथड्स को आपने क्या करना है? पढ़ना है, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं कि लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इंड्यूस करंट आता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। कि जो लेंज़ लॉ है ये क्या करने के लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू फाइंड द, क्या करते हैं जी? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं इसे, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जनाब जब हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो क्या होता है? ईएमएफ या करंट क्या हो जाते हैं? इंड्यूस हो जाते हैं, ओके हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो करंट या ईएमएफ जो आ रहे हैं वो किस तरफ को हम उसको क्या करेंगे मतलब इसमें करंट वो किस तरफ को चलेगा। तो इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। बाय करंट वी कैन गेस
बाय करंट डायरेक्शन वी कैन guess the polarity of EMF। EMF की पोलैरिटी हम किससे निकालेंगे? करंट से निकालेंगे। डायरेक्ट वो हमें EMF की डायरेक्शन या पोलैरिटी नहीं बताता। मतलब किस तरह निकालेंगे इसको हम लेके चलते हैं। अब सपोज मेरे पास ये एक कॉइल है, कुछ इस तरह से है कॉइल, ये आपके पास वही वाला मैं ले रहा हूँ जो पहले था हमारे पास सर्किट। तो इस सर्किट में आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं जी? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब एक बंदा यहाँ से मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जा रहा है, तो एक क्वेश्चन आपके जहन में ये भी आना चाहिए कि भाई अगर ये इस तरफ लेके जा रहा है तो जब इसके करीब जाएगा तो इसमें EMF इंड्यूस हो गई, करंट आ गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। कहाँ से आ गई एनर्जी? ये तो टच भी नहीं किया उसे। बेसिकली हम इसके ऊपर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। क्या करते हैं? इस पे वर्क, इसे मूव करवाने के लिए। वो वर्क मैग्नेटिक फील्ड जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सो आप जितनी ज़्यादा स्पीड से इसके ऊपर वर्किंग करोगे ना, उतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें, उतना ज़्यादा करंट और EMF आएगी। और जितनी ज़्यादा स्पीड से आप करोगे, आप क्या करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। जितना ज़्यादा करोगे उतनी EMF ज़्यादा आएगी। अब ये सिचुएशन अगर आपसे पूछा गया है कि जी बताएं आपके पास इसमें जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बोला था ये जो साइन है दिस विल डिसाइड कि क्या होना है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि इसने जब प्रोड्यूस होना है तो इसने अपने कॉज को क्या करना है? अपोज। चलें अब हमें पता चल गया कि ये इसमें क्या हो गई है जी? इंड्यूस हो गई है। इसके अंदर क्या हो गई है? ये इंड्यूस हो गई है। तो पहली बात हमने यहाँ क्या देखनी है कि जो EMF इसके अंदर इंड्यूस हुई है उसका कॉज क्या है? ज़रा देखें, जो भी EMF या करंट आएगी कॉज उसका क्या है? इस मैग्नेट की मोशन है। ऐसे ही क्या है? इस मैग्नेट की मोशन है। ओके, तो फिर जो EMF या करंट, जो भी चीज़ यहाँ EMF आएगी वो क्या करेगी? वो इसको अपोज करेगी। ये अगर इसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो इसे क्या करेगी? रिपेल करेगी। क्या करेगी? रिपेल करेगी। ओके, अब मैग्नेट उसकी तरफ जा रहा है तो इसे रिपेल कैसे कर सकता है? कॉइल उसी सूरत में कर सकता है ना कि जब वो भी एक मैग्नेट आगे बनाए। ऑब्वियसली जब ये उसके पास जाएगा उसमें इंड्यूस करंट आएगा। जैसे ही उसमें इंड्यूस करंट चलेगा उसकी दोनों साइडें क्या बन जाएंगी? मैग्नेट बन जाएंगी। कॉइल में से करंट गुजरे तो उसके इनसाइड क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब वो क्या करेगा? जैसे ही उसमें करंट आएगा, ये चूंकि उसकी तरफ बढ़ रहा है, हमने क्या देखना है? उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह का आएगा? ये उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो क्या करेगा? इसके सामने अपना कौन सा पोल प्लेस करेगा? नॉर्थ। क्या करेगा? नॉर्थ। क्यों? क्योंकि उसने इसे अपोज करना है। और अपोज उसी सूरत में कर सकता है जब वो अपना यहां नॉर्थ बनाए और इस तरफ क्या बनाए? साउथ। ठीक है, तो इसका मतलब है इस कॉइल के अंदर जो करंट, इंड्यूस करंट चलना है, उसने अपना नॉर्थ पोल इधर प्रोड्यूस कर लेना है, साउथ इधर। इस नॉर्थ ने आने वाले नॉर्थ को क्या करना है? रिपेल करना है। तो जो EMF है वो अपने कॉज को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। तो हमें नॉर्थ पोल जब पता चल जाएगा तो हम उसमें क्या निकाल सकते हैं? करंट की डायरेक्शन। अब देखें नॉर्थ पोल उसका किस तरफ पॉइंटेड है? इस तरफ। और तरीकाकार क्या है डायरेक्शन निकालने का करंट की? कि जिधर नॉर्थ हो उधर अपने राइट हैंड का क्या करना है? आपने थंब रखना है और फिंगर आपकी जिस तरफ को कर्ल हो जाएंगी। अब फिंगर देखें तो ये इस तरफ को कर्ल हो रही है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें करंट ये चलेगा और ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से एक और चीज भी हम गैस कर लेंगे कि इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स, क्योंकि ये उसकी तरफ जा रहा है। तो इंक्रीजिंग फ्लक्स जो है इन जनरल ज्यादातर क्या करता है? इंक्रीजिंग फ्लक्स जो होता है वो क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करता है ज्यादातर। क्या करता है जी? एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस एंटी, ये इन जनरल मोस्टली ऐसा होगा, प्रोड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज करंट। अच्छा, अब आप कहते हैं सर हम इसको वापस लेके जा रहे हैं। चलें ठीक है जी, अब वापस कर लें इसको। तो अब इसका कॉज क्या होगा? EMF का मैग्नेट का अवे जाना,
तो ये अपने कॉज को कैसे करेगी सपोर्ट, ये क्या करेगी, इस मैग्नेट को वापस खींचेगी, और ऐसा करने के लिए ये इस तरफ अपना क्या बनाएगी, साउथ, और इधर क्या बनाएगी, नॉर्थ। अब नॉर्थ उस तरफ है देखें, तो अब डायरेक्शन ये आएगी, तो कौन सी डायरेक्शन बन गई, क्लॉकवाइज। तो हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं जनाब, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे क्या ये अपने कॉज को फेवर नहीं कर सकती, नहीं जी, कॉज को फेवर नहीं करेगी। फेवर करेगी तो क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेंज़ लॉ के आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ये अपने कॉज को कभी भी फेवर नहीं करेगी। तो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ये, अब हम मुख्तलिफ सिचुएशंस देखते हैं आगे जिनमें करंट की डायरेक्शन आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पहली सिचुएशन ये है आपके पास कि ये एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। बताएं ज़रा मुझे, ये फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन क्या है जी, ये जो फील्ड अप्लाई किया गया है इसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये यहाँ एक रिंग है, ये रिंग यहाँ गिर रहा है, ऐसे फ्री फॉल आ रहा है। तो ये इसकी डिफरेंट पोजीशंस है, फ्री फॉल नीचे आ रहा है, ए इसका कितना था, जी फ्री फॉल गिराया गया इसे। कहता है बताएं इन डिफरेंट पोजीशंस पे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, इन डिफरेंट पोजीशंस पे इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे देखें तो ये फील्ड से बाहर है, इसमें करंट होगा ही नहीं, इसमें करंट क्या होगा जी, आई क्या होगा इसमें 0, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी 0, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के इक्वल। सिमिलरली ये भी बाहर है, कोई फ्लक्स चेंज नहीं आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है यहाँ, यहाँ भी आई क्या होगा 0, ईएमएफ क्या होगी 0, और एक इसके इक्वल होगा, फ्री फॉल है जी के इक्वल। इधर देखें तो ये क्या हो रहा है, फील्ड में इंटर हो रहा है, यहाँ जब ये इंटर हो रहा होगा तो इसमें से फ्लक्स लाइंस क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। सो यहाँ फ्लक्स क्या कर रहा है, इसमें से फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स क्या कर रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा जब ये अंदर चला गया है तो अब ये क्या कर रहा है, इसमें से फ्लक्स इंक्रीज नहीं, क्योंकि जितनी लाइंस इधर से इंटर होंगी उतनी उधर से क्या कर जाएंगी, लीव। सो इधर फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फ्लक्स बच्चे कांस्टेंट हो जाए या फ्लक्स में चेंज ना आए तो ईएमएफ क्या हो जाती है 0, क्योंकि ये देखें डेल्टा फाई 0 हो जाता है जब कांस्टेंट हो फ्लक्स, तो ईएमएफ क्या हो जाती है 0। सो इस पॉइंट पे इसमें करंट 0, ईएमएफ क्या होगी 0, अगेन एक्सेलरेशन किसके इक्वल, जी के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब दो ये पॉइंट हैं जिन पे इंटर होते हुए और बाहर निकलते हुए इसमें क्या इंड्यूस होनी है, ईएमएफ, करंट आना। तो हमने इसमें देखना है कि इसकी डायरेक्शंस क्या आएंगी, कि इंटर होते हुए इसकी डायरेक्शन क्या आएगी करंट की, और लीव करते हुए क्या आएगी। अच्छा इंटर होते हुए इसकी डायरेक्शन करंट की ये आती है, और लीव करते हुए करंट की डायरेक्शन क्या आती है जी, ये आती है। इसको ज़रा देखें तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको देखें तो क्या है, क्लॉकवाइज। अभी मैंने क्या लिखा था, इंक्रीजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो इसमें जब ये इंटर होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फ्लक्स आएगा, दैट्स वाई हमने उसको क्या कह दिया, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा फ्लक्स, तो करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात, जब ये इंटर होगा तो ज़रा गौर कीजिएगा, फ्लक्स इसमें से क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी वो अपने कॉज को क्या करेगी, अपोज। भाई ये ऐसे रिंग जा रहा है, फील्ड लाइंस इसमें से क्या कर रही हैं, इंक्रीज, तो कॉज अपोज करेगा, क्या करेगा, वो इसे डिक्रीज करवाने की कोशिश करेगा। तो ये रिंग नीचे जा रहा है, जो कॉज होगा वो इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे आएगी, एफ मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लगेगी वो ऊपर को लगेगी, और नीचे को कौन सी फोर्स इसे लेके जा रही है, इसका वेट। तो अब नेट फोर्स सिर्फ वेट नहीं रही, एक फोर्स ऊपर को भी आ गई है, जिसकी वजह से नेट फोर्स वेट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो एक्सेलरेशन जी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ जब ये बाहर निकलेगा तो फ्लक्स कम होने की कोशिश कर रहा है, तो ईएमएफ क्या करेगी, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगी फिर। तो अगेन इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर को आएगी, ऊपर को आएगी। ठीक है जी। और बच्चों इसमें भी इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लेस देन जी हो जाएगा। ठीक है, बट बाहर जाएगा तो क्या होगा, सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। ओके।
चलें आगे हम एक और प्रॉब्लम इसकी देखते हैं इस तरह की कि जिसमें आपसे कहा गया है कि ये जो इंड्यूस करंट है इसकी डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है। सपोज मैं कहता हूँ, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं आपके, कि ये एक रिंग है, इस तरह से एक रिंग है, इसको क्या करवाया गया है, फॉल करवाया गया है किसके ऊपर, ये एक मैग्नेट है, इसके ऊपर आपने इस रिंग को क्या किया, फॉल करवाया, ये रिंग नीचे गिर रहा है। तो आप ऊपर से देखें, व्यू फ्रॉम टॉप, व्यू फ्रॉम टॉप, टॉप से देखें तो उस रिंग में करंट की डायरेक्शन बतानी है। अच्छा बच्चों, जब हम ये मैग्नेट है, ऊपर से ये रिंग इसके अंदर आ रहा है इस तरह से, तो देखें इसमें क्या करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा ना। तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। चले हम इसको निकाल के भी वैसे देख लेते हैं, ऊपर से देखना है हमने। जब ये नीचे जा रहा है ऐसे, तो नॉर्थ पोल है नीचे, तो ये भी अपना नीचे क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल ही बनाएगा ना। तो नॉर्थ पोल बनाएगा तो बच्चे क्या होगा, हमने नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या करना है, ज़रा देखिएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में हमने क्या करना है, थंब को रखना है और फिंगर्स को ये कर्ल करना है। क्या कर रहे हैं, फिंगर ये कर्ल कर रहे हैं, ओके। तो ये डायरेक्शन क्या आ रही है, ये क्लॉकवाइज आ रही है, लेकिन मैंने तो यहाँ लिखा था कि एंटी क्लॉकवाइज आएगी, बिल्कुल मैंने लिखा था, लेकिन जब हम उसको उस तरफ से देखें जिस तरफ से फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, अब फ्लक्स तो इसके नीचे से कर रहा है, तो मैं अगर इसको नीचे से ऑब्जर्व करूंगा तो क्या होगा, ये देखें नीचे से इसकी डायरेक्शन ये क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। ऊपर से आप उसी डायरेक्शन को देखेंगे तो क्या आएगी, क्लॉकवाइज। व्यू चेंज करने से क्या हो जाएगी, सो टॉप अबव से देखें तो क्या आएगी, इसमें क्लॉकवाइज आएगी। और नीचे से अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्थ पोल भी नीचे, हम भी इसको नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन क्या आएगी जी, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगी। ठीक है, सो जिस तरफ से, मसलन इस तरफ से ये जा रहा है, हम भी इस तरफ से देख रहे हैं, तो फिर ये रूल है। अगर उसके ऑपोजिट चले जाएंगे तो रूल उल्ट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, करंट की डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म की जो सिचुएशंस हैं जिनमें हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन निकालेंगे किसमें से। मतलब सपोज चले मैं एक और लेता हूँ कि ये एक आपके पास जनाब क्या आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें एक रॉड है, अब कॉइल नहीं है, इस तरह एक रॉड है। रॉड में क्या है जी, पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, पॉजिटिव ही होते हैं ना चार्जेस, कन्वेंशनली जो चार्जेस हम लेते हैं वो पॉजिटिव। हम कह रहे हैं जी इस रॉड को आप इस तरफ को मूव करवा रहे हैं, तो इसमें ईएमएफ आ जाएगी। इस रॉड की कौन सी साइड पॉजिटिव बनेगी, कौन सी नेगेटिव बनेगी। जब आपने इसको इधर मूव करवाया तो जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है वो कितनी वेलोसिटी से उस तरफ चला गया, v से। किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मूविंग चार्ज पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। शाबाश, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। किस तरफ को ये पूरा जितना भी चार्ज है ये किधर को जा रहा है, इस तरफ को। चार्ज की वेलोसिटी क्या है, ये। उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमने क्या रखा था, थंब। फिंगर किधर थी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड। तो फोर्स देखिए किस तरफ आई, अपवर्ड आई है ना। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इसके इधर मूव करने से फोर्स किधर अराइज होगी, अपवर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा इधर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, ऑब्वियसली बाकी इधर क्या बच जाएगा, नेगेटिव। तो मैं कहूँगा इसकी ये साइड क्या हो गई है, ये V पॉजिटिव पे और ये क्या है, V नेगेटिव पे। दोनों के दरमियान क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव किसके इक्वल है, इंड्यूस ईएमएफ के। अगर मैं इसको वायर के जरिए जोड़ देता हूँ तो ये पॉजिटिव फ्लो करके फिर वापस आएगा और मैग्नेटिक फोर्स उसे फिर ऊपर ले जाएगी। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, जिससे क्या चलता रहता है, करंट चलता रहता है। ठीक है जी, चलें आगे हम फ्लक्स को देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चैप्टर 14 से एक आर्टिकल है जो इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स में डेफिनेशन में बड़ी अच्छी तरह आपने पढ़ा हुआ है, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, अक्सर बच्चों को ये नहीं पता चलता कि जनाब वो जो थीटा एंगल होता है वो एरिया के बिटवीन है या एरिया वेक्टर, ये कंफ्यूज करते रहते हैं। तो मैं इसकी दो डेफिनेशंस करूँगा, आपने उन दोनों को उस हिसाब से याद रखना है। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, इफ़
in problem area element surface area, ठीक है जी, और plane is discussed. अगर आपसे प्रॉब्लम में कहा गया है is discussed or angle between above stated words and magnetic field is given, यानी इनके और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एंगल गिवन हो, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बिटवीन अगर एंगल गिवन हो तो आपने फ्लक्स का फार्मूला कौन सा यूज करना है? फाई इज इक्वल टू हम यूज करेंगे क्या जी, क्या यूज करेंगे जी, बी ए साइन ऑफ थीटा। वी यूज क्या यूज करेंगे हम? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ओके, मसलन सपोज इफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड is 90 degree, what will be flux? तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? अब प्लेन और एंगल के फील्ड के बिटवीन एंगल गिवन है, तो बच्चों क्या फार्मूला आएगा? बी ए साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? बी ए विच इज मैक्सिमम फ्लक्स। और ये सिचुएशन क्या बनेगी देखें ज़रा, ये आपकी फील्ड लाइंस होंगी और ये इनके सामने क्या होगी? प्लेन होगी। तो इनके बिटवीन एंगल कितना आएगा किसी वक्त भी? ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इफ एरिया वेक्टर एरिया, ठीक है, वेक्टर एरिया एलिमेंट normal to area or normal to surface or normal to plane is given, यानी इन अल्फाज की बजाय ये वर्डिंग गिवन हो, देन वी यूज, तब हम क्या यूज करेंगे? फिर हम यूज करेंगे फ्लक्स का फार्मूला बी ए कॉस थीटा। ओके, बुक ने नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूं, ठीक है। मसलन प्रॉब्लम आ जाती है आपके पास, इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू plane are parallel, then flux will be, जी बताएं फिर फ्लक्स क्या होगा? अब नॉर्मल टू प्लेन और फील्ड पैरेलल है तो एंगल कितना बनना है? 0। लेकिन फार्मूला कौन सा लगना है? प्लेन का जिक्र हुआ है, नॉर्मल टू प्लेन का, तो फिर फार्मूला कौन सा लगेगा? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज, क्या आएगा? 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है? 1, तो ये क्या आ जाएगा? बी ए, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और सिचुएशन क्या होगी? ये आपके पास क्या है? प्लेन है और इसका नॉर्मल, यू नो दिस इज द नॉर्मल, ठीक है।
और ये और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगा, ये बी है और ये क्या है, नॉर्मल। और नॉर्मल जो होता है टू प्लेन वो किसकी डायरेक्शन होती है, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। सो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सो एरिया वेक्टर एंड बी क्या है, पैरेलल। फ्लक्स लाइंस क्या गुजरेंगी, मैक्सिमम गुजरेंगी। ठीक है जी। सो ये अल्फाज का जिक्र आ जाए तो आप उसके हिसाब से फार्मूला लगाएं और कैलकुलेशन कर दें। अच्छा, इसमें देखें आप, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बी ए क्या होगा, कॉज थीटा। ये फाई जो है जी ये होगा बी ए, थीटा कितना हो गया अगर 0 डिग्री, फाई कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री। फाई जो है जी वो मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइड बाय 2 हो जाएगा अगर थीटा कितना हो जाएगा जी जी थीटा कितना हो जाएगा बच्चों ज़रा बताइएगा, 60 डिग्री। बिकॉज cos 60 पे वैल्यू इसकी कितनी होती है 1/2, और बी ए जो है वो क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, BA/2 विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री पे ये सिचुएशन है। और फाई इज इक्वल्स टू BA/√2 कहाँ फ्लक्स आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे आएगा। ठीक है। अच्छा, फाई इज इक्वल्स टू BA है, इसमें से B निकालें तो वो किसके इक्वल आता है, φ/A, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या कहेंगे जी इसे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक एच का भी जिक्र आता है, वो हमारी बुक में नहीं है, सो नो प्रॉब्लम, उसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा जी, यूनिट ऑफ फ्लक्स वेबर होता है जी। चैप्टर 1 में वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर बच्चों वेबर की बात करें तो वेबर इज इक्वल टू किसके है, टेस्ला मीटर स्क्वायर के। और यहाँ से टेस्ला निकालें तो वो किसके इक्वल है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के। ये बातें हमने चैप्टर 1 में की हुई हैं। इसके अलावा गॉज और बहुत सारे इसके यूनिट्स हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। एक प्रॉब्लम पेपर में आई हुई है हमारे में, ये 14.2 हमारी एक प्रॉब्लम है, चैप्टर 14 से आई हुई है, फ्लक्स की आई हुई है, कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें उसने दिया हुआ है B इज इक्वल टू है जी 40 I कैप माइनस 80 J कैप है शायद, इफ आई मैं गलती नहीं कर रहा तो ठीक है माइनस 80 नहीं है, सॉरी माइनस 18 है। और जनाब यहाँ पे जो उसने आपको सर्टन रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ना, एरिया दिया हुआ है ना, वो पता कितना है, वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है इफ द लूप लाइज फ्लैट इन द प्लेन ऑफ XY प्लेन। ये एक XY प्लेन है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दिस इज Y एंड दिस इज X, और इसमें कोई एरिया लेट्स सपोज ये फ्लैट पड़ा हुआ है, ये एरिया है, कितना एरिया की मैग्नीट्यूड कितनी है, 5.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है जी, यही है। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये K है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि इस जगह पे फील्ड ये है और एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, बताएं कि आपके पास क्या मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला इन जर्नल जब बात करें तो क्या होता है, B.A। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एरिया पड़ा है बच्चे, ये एरिया यहां पड़ा हुआ है, इसका नॉर्मल किस तरफ होगा, इसका नॉर्मल देखें तो ये नहीं होगा। सो इस एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ ये मार्कर है, तो ये मार्कर किस एक्सिस के अलाउंग है, किसके अलाउंग है, Z के अलाउंग है। सो इस एरिया के साथ अगर मैं डायरेक्शन ऐड करूं तो ये एरिया की डायरेक्शन क्या बनेगी, 5K, किसमें यूनिट क्या आएगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जनाब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। B की वैल्यू कितनी आ गई जी, 40I माइनस 18K डॉट, इसकी कितनी आ गई 5K। ठीक है। अच्छा, ये अब सेंटीमीटर में था ना, स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में हम करते हैं। तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए बच्चे इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर को 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, शाबाश।
तो 10⁻⁻⁴ और ये साथ क्या आ गया इसके के, लें जी। अब इसका आपको पता डॉट प्रोडक्ट बड़ा आसान होता है, डॉट में के वाले के से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जे वाले जे से, बस बाकी सब खत्म। अब देखें इधर आई है, इधर आई नहीं है, सो ये खत्म, इसकी जगह 0 आ जाएगा। इधर -18 के है, क्या है इधर, इसको करने की जरूरत है, इधर क्या है -18 और इधर के वाला फैक्टर कौन सा है 5, बस इनको मल्टीप्लाई कर दें -19, क्या आ जाएगा वेबर। ये आपका क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। सॉरी साथ उसके वो 10⁻⁻⁴ भी आना है, 10⁻⁻⁻⁴ वेबर। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो सिंपली कितनी आ जाएगी आपके पास 90 × 10⁻⁻⁴ वेबर। ये आपके पास फ्लक्स आ गया, ये पेपर में क्वेश्चन आया हो। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। अच्छा एक और चीज़ बच्चों, एक होती है फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कॉइल है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी, n टर्न्स हैं, और एक टर्न में से कितना फ्लक्स जा रहा है 5, सिंगल टर्न में से कितना फ्लक्स है 5, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा n⁵। सो n⁵ जो होती है दिस इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। क्या है ये, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। अच्छा ∆φ क्या है, चेंज इन फ्लक्स है। और अगर ∆φ 0 हो तो इसका मतलब क्या है, फाई कांस्टेंट होगा। फाई कांस्टेंट का मतलब है ∆φ/∆t क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। ओके हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक एरिया इधर आपने ऐसे प्लेस किया हुआ है। अब एरिया की डायरेक्शन देखें तो किस तरफ है, ये एरिया की डायरेक्शन है और ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। आप फील्ड को जितना मर्जी चेंज करते जाएं, क्या इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, पहले नंबर पे तो इसमें से फ्लक्स निकालें। फ्लक्स निकालें तो क्या है, ये एरिया वेक्टर है और ये दोनों के दरमियान एंगल कितना है 90, दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो क्या आएगा, कॉज वाला एरिया वेक्टर की बात हुई है, कॉज 90 तो क्या आ जाएगा 0। सो आंसर क्या होगा जी, इसमें से फ्लक्स ही 0 है तो फिर इसमें से इंड्यूस ईएमएफ भी क्या रहेगी 0, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल है ∆φ/∆t। भाई फ्लक्स है ही 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा फिर एक सिचुएशन हम ये लेते हैं कि ये आपके पास क्या है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है और ये आपने क्या प्लेस किया हुआ है एरिया। अब मैं B को क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, हेयर आई इंक्रीज B, और एरिया को मैं क्या कर देता हूँ डिक्रीज। एक चीज़ बढ़ रही है एक रेट से, एक कम हो रही है, दोनों इक्वल रेट से ऐसे हो रही हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, फाई किसके इक्वल रहेगा B है। इसमें ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, एक की वैल्यू 2 थी तो 4 हो गई, एक की 4 थी तो कितनी हो गई 2 हो गई, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा सेम, फ्लक्स क्या रहेगा सेम। अगर इक्वल रेट में B और A जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो फाई क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। बच्चों फाई कांस्टेंट है तो E क्या रहेगा 0, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन भी है कि फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है, बट ईएमएफ क्या है 0 है। कैसे, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है इक्वल रेट में, ठीक है जी। अच्छा फिर जो ये कॉइल होते हैं ना बच्चों, ये वाले, इनमें जब करंट पास करता है ना तो इनके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मसलन ये कॉइल है तो इसमें से जब करंट गुजरेगा तो इसके इनसाइड क्या प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड की डायरेक्शन आम मैग्नेट की डायरेक्शन से डिफरेंट होती है। सपोज इसका नॉर्थ पोल ये है ना, साउथ ये है, ठीक है, तो इसके इनसाइड जो डायरेक्शन आएगी ना वो साउथ टू नॉर्थ आएगी, ऐसे क्या आएगी, और ये बाहर जो डायरेक्शन होगी ना वो इस तरह होगी, ठीक है। और ये लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज, नॉर्थ से चली है तो वापस नॉर्थ पे आएगी, ठीक है। तो कॉइल के इनसाइड फील्ड की डायरेक्शन उल्ट होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, और बाहर क्या होती है, सिमिलरली मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो बाहर नॉर्थ से क्या होगी साउथ, और अंदर क्या होगी साउथ टू नॉर्थ होगी, ये सिचुएशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ्लक्स और फील्ड्स की डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगी। इससे रिलेटेड बुक में और असाइनमेंट में क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें सॉल्व करें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे, ठीक है।